गाइस, दिस इज़ ऋषिकेश कुलकर्णी एंड आप देख रहे हैं फार्म असिस्ट। वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक सब्जेक्ट जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ हम लोग ने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के। ओके, सो हम लोग ने उसको डिस्कस किया अच्छे से, बट उसके आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली लास्ट जो लेक्चर था उसके लास्ट पॉइंट में हम लोग ने कुछ डिस्कस किया था, दैट वाज बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ओके, उसमें हम लोग ने सिक्स बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल हम लोग का जो भी रिप्रोडक्शन था, रिस्पॉन्सिवनेस था एंड ऑल, ऐसे हम लोग की सिक्स हम लोग ने डिस्कस किया था। मेटाबॉलिज्म, ओके, सो हम लोग ने ऐसे डिस्कस किया था। एंड उसमें से एक इम्पॉर्टेंट वन पॉइंट जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो था रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, सो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस। ओके, मतलब जो भी हम लोग की बॉडी में चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिटेक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग उसकी इफेक्ट बताना। ओके, डिटेक्ट करना एंड उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट बताना। ओके, सो डिटेक्ट, ओके, डिटेक्ट एंड उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट, डिटेक्ट एंड इफेक्ट। ओके, पहले डिटेक्ट करना फिर उसके उसके अकॉर्डिंग उसकी इफेक्ट बताना। सो ये जितने भी डिटेक्शन इफेक्ट दिखाना है तो ये कौन मेंटेन करता है? ओके, ये कौन मेंटेन, रिस्पॉन्सिवनेस मेंटेन कौन करता है? तो वही टॉपिक है हमारा आज का, होम्योस्टेसिस। ओके, सो व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? ओके, बेसिकली होम्योस्टेसिस है क्या चीज़ कि इट इज़ अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ इंटरनल बॉडी। एक स्टेट है या फिर एक मैकेनिज्म भी कह सकते हैं हम लोग, एक सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म है। सो जो हम लोग की बॉडी के चेंजेस, जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ब्लड प्रेशर, तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए, उसको मेंटेन करना जो काम करता है वो है होम्योस्टेसिस का काम है। ओके, होम्योस्टेसिस का काम है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो क्या है होम्योस्टेसिस? सो होम्योस्टेसिस इज self-sustaining mechanism in organism to maintain stable internal conditions. Okay, it is a self-sustaining mechanism, मतलब एक खुद से ही सेल्फ सस्टेन करता है, खुद ही चेंजेस को डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दिखाता है। ओके, अब ये जो होम्योस्टेसिस है वो कौन मेंटेन करता है? ओके, कौन मेंटेन करता है? तो बेसिकली ये जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन करता है अब हमारी बॉडी के दो सिस्टम्स, एक तो नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब जो भी हम लोग के ब्रेन जो है हम लोग का, उसके उसके अंदर सिग्नल्स पहुंचते हैं और वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग के बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स है, ओके, ग्लैंड्स है जैसे पैंक्रियास है, सलाइवरी ग्लैंड है एंड ऑल, ये जितने भी ग्लैंड्स है वो अफेक्ट करते हैं हम लोग की बॉडी के चेंजेस को मेंटेन करने में। ओके, बॉडी के चेंजेस जितने भी चेंज होते हैं उसको मेंटेन करता है। अब ये जो अफेक्ट होते हैं हम लोग की बॉडी की चेंजेस, ओके, बॉडी में जो इतने भी चेंजेस होते हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं, कौन अफेक्ट करता है? सो होम्योस्टेसिस, ओके, इज अफेक्टेड बाय two factors, that is external factors and internal factors, or else we can call it like external stimulus or stimuli and internal stimuli. ओके, तो ये दो फैक्टर्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो हम लोग की बॉडी के चेंजेस को अफेक्ट करता है। सो एक्सटर्नल में क्या क्या है? एग्जाम्पल्स कि इंटेंस हीट, कोल्ड और लैक ऑफ ऑक्सीजन। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना, कि एक्सटर्नल मतलब बाहर की टेम्परेचर, कि बाहर अगर धूप ज़्यादा है तो गर्मी लग रही है, उसकी वजह से हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। बाहर ठंडी है तो ठंडी की वजह से हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे गए या फिर मतलब इसका मतलब कि हम लोग कोई ऊंचाई पे गए, ओके, पहाड़ों पे गए या फिर, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस ऑक्सीजन की कमी में भी हम लोग का बॉडी मेंटेन कैसे कर पाता है? ओके, तो ये मेंटेन करता है हम लोग की होम्योस्टेसिस। तो ये तीन फैक्टर्स से एक्सटर्नल के एग्जांपल्स। इंटरनल के एग्जांपल्स है कि फिजियोलॉजी, ओके, फिजियोलॉजी
एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, ओके सॉरी, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज। ओके, कोई भी हम लोग के बॉडी के अंदर स्ट्रेस हो गया, एग्जाम का टेंशन, किसी भी चीज़ का टेंशन हो गया, ओके, तो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हुआ तो उसकी वजह से भी इंटरनल चेंजेस कॉज होते हैं। सेकेंडली एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज करो, अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा रनिंग करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पसीना निकलता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ओके, सो ये हम लोग का हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन टू होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस, मतलब हम लोग की होम्योस्टेसिस कंट्रोल कैसे होती है। ओके, हम लोग को पता चलेगा कि कौन कौन कंट्रोल करता है, बट कैसे होती है वो भी पता चलना चाहिए ना, उसका प्रोसेस क्या है। सो बेसिकली इसको मेंटेन करने के लिए, जो भी हम लोग का इम्बैलेंस होता है उसको बॉडी में, उसको मेंटेन करने के लिए थ्री कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर रिसेप्टर और वी कैन कॉल इट सेंसर, and second is control center, and third is effector। ओके, सो रिसेप्टर को हम लोग डिटेक्टर भी कह सकते हैं, कि हम लोग की बॉडी का एक सेंसर है, ओके, जो डिटेक्ट करता है एक तरीके से, जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा था कि डिटेक्ट करना एंड उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट बताना। ओके, सो डिटेक्ट, इट इज़ ऑल्सो अ डिटेक्टर, ओके, डिटेक्टर, एंड दिस इज इफेक्टर, जो इफेक्ट बताएगा, इफेक्ट बताएगा। ओके, सो पहले क्या होगा कि समझ लीजिए कि ये अभी नीचे यहाँ पर एक डायग्राम बताया है, ओके, ये वेरिएबल इन होम्योस्टेसिस, मतलब ये जो सीधी लाइन है तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी एक कांस्टेंट लेवल पे चल रही है। ओके, अब ये जो स्लैंट लाइन है, ओके, स्लैंट लाइन है, इसका मतलब ये है कि वो इम्बैलेंस, बॉडी के अंदर जो भी इम्बैलेंस है उसको शो कर रही है। तो इम्बैलेंस कौन सा, कि इफ़ समझ लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो भी हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो गया, इफ़ टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया तो भी हम लोग की बॉडी में इम्बैलेंस हो गया। सिमिलरली विद ग्लूकोज लेवल्स, अगर बॉडी ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ भी हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, डिक्रीज़ हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो वही सब चीज़ें इसके अंदर बताइए। अब अगर सो बेसिकली ये इम्बैलेंस वो अपनी वापस से स्टेबल स्टेट में कैसे आता है। कैसे होता है कि फर्स्ट क्या होता है कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो वो सेंस करेगा, सेंसर जो है हम लोग की बॉडी का वो सेंस करेगा। ओके, सेंस करने के बाद उसको पता चलेगा कि भाई बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, तो वो सेंस करेगा और सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सेंटर को। ओके, अपना कंट्रोल सेंटर कौन होगा, अपना कंट्रोल सेंटर, इफ समझ लीजिए टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में अपना कंट्रोल सेंटर होगा हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस समझ लीजिए ऐसे, हाइपोथैलेमस होगा, तो रिसेप्टर या फिर सेंसर या फिर डिटेक्टर ने सेंस किया और हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजा। हाइपोथैलेमस को पता चला कि भाई प्रॉब्लम हो गई है, अब इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा एंड सिग्नल भेजेगा इफेक्टर को। ओके, इफेक्टर को सिग्नल भेजेगा और इफेक्टर क्या करेगा कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ट्राई करेगा। ओके, तो टेम्परेचर फिर से लो हो जाएगा, अपने धीरे धीरे नीचे नीचे आने लगेगा। तो बस यही है स्टिमुलस चेंजिंग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, कि हम लोग की बॉडी कैसे, अभी ये एग्जाम्पल बताया वही मैंने जो आपको बताया कि कौन सी चीज़ें एक्ट करे, कैसे कैसे बताएगी। तो फर्स्ट है हम लोग का देख लीजिए, समझ लीजिए नॉर्मल बॉडी है हम लोग की। ओके, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब क्या होगा, इफ़ यहाँ पे दो केस बताए कि एक तो इफ़ बॉडी टेम्परेचर राइज होगा, इफ़ बॉडी टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, एंड बॉडी टेम्परेचर गिरेगा तो क्या होगा। ओके, ये बॉडी टेम्परेचर हम लोग पहले फॉल की तरफ देखते हैं कि इफ़ बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो वो सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को, एंड क्या करेगा कि हाइपोथैलेमस क्या इफेक्टर को सिग्नल भेजेगा। इफेक्टर्स क्या करेंगे, इफेक्टर्स ये सब चीज़ें करेंगे। क्या लिखा है उसके अंदर, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट सो दैट हीट इज़ कंजर्व्ड। अब क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो भी है हम लोग की बॉडी के वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ओके, वो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड की जो अमाउंट है वो ब्लड जो हम लोग के फास्ट मूवमेंट करने लगेगा। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आप प्लांट्स को पाइप से पानी दे रहे हो एंड इफ़ उसका पाइप का जो एंड है आप उसको दबा दो, ओके, तो पानी फुल स्पीड से भागेगा। ओके, मतलब एक प्रेशर से निकलेगा।
तो वही सेम एग्जांपल हम लोग की ब्लड वेसल्स के साथ है। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड जो है फास्ट मूवमेंट करेगा। अब फास्ट मूवमेंट करेगा तो क्या होगा कि ब्लड वेसल्स और ब्लड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। ओके, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। अब हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर फॉल हो गया था, मतलब गिर चुका था, कम हो गया था, अब वो बढ़ने लगेगा। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड क्या है कि स्वेट ग्लैंड्स जो है हम लोग की, स्वेट ग्लैंड्स वो सिक्रीट, फ्लूइड को सिक्रीट करना ही बंद कर देगी। ओके, फ्लूइड सिक्रीशन बंद कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पसीना नहीं निकलेगा। अब हमको पता है पसीना निकलता है तो हम लोग को, मतलब गर्मी की वजह से पसीना निकलता है, तो फिर पसीना जब सूखता है तो ठंडा लगता है। तो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी लो है, ऑलरेडी हमको ठंड महसूस हो रही है, तो स्वेट ग्लैंड्स क्यों और स्वेट क्रिएट करेगी, सिक्रीट करेगी। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, सॉरी, शिवरिंग। शिवरिंग मतलब कपकपाहट। ओके, मतलब ठंडी ठंडी लगती है तो आपको कपकपाहट होती है ना, कांपते हम लोग। तो ये कपकपाहट क्यों होती है कि हमारी मसल्स जो होती है उसको सिग्नल मिलता है कि भाई ठंडी लग रही है, हम लोग को हीट प्रोड्यूस करनी है। तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा, मसल से ना कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से हमको कपकपाहट महसूस होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हीट अपनी बॉडी में जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो हम लोग की बॉडी को फाइनली वार्म करेगा। ओके, और फिर नॉर्मली फिर से हम लोग का बॉडी जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस में क्या है कि टेम्परेचर राइज होता है, अगर बढ़ता है तो क्या होता है, वही सेम थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा, और वो ये सारी चीज़ें इफेक्ट बताएगी, जैसे कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। जैसे इसका अपोजिट, अगर हम लोग कंस्ट्रिक्ट करते हैं तो टेम्परेचर राइज होने लगता है। इसको अगर डायलेट कर देंगे तो ज़रूरत ही नहीं है हम लोग को टेम्परेचर राइज करने की, तो वो और कम करने की, और कम करेगा, और बॉडी को काम करने की ट्राई करेगा। स्वेट ग्लैंड्स जो होंगे वो ज़्यादा सिक्रीट होंगे, पसीना निकलेगा हमको, और ठंडा महसूस होगा। इवोपरेट जैसे ही होगा तो हीट जो होगी हम लोग की बॉडी से चली जाएगी, और हम लोग को कूलनेस फील होगी, एंड फिर से हम लोग की बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, और नॉर्मल टेम्परेचर में अगेन ये हो हम लोग का एक होम्योस्टेसिस का प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है ना, वो बेसिकली एक फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलता है। सो ये फीडबैक मैकेनिज्म है क्या, तो दिस फीडबैक मैकेनिज्म इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि कोई भी हम लोग की बॉडी में चेंजेस आता है तो उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी दिखाना, या फिर उसकी अपोजिट एक्टिविटी दिखाना। ओके, समझ लो टेम्परेचर बढ़ गया है तो टेम्परेचर कम कर दो, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उसको कम कर दो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको कम कर दो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उसको मेंटेन करना, ये एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हम लोग ने प्रोसेस देखा कि कैसे होता है। अब वो कौन से मैकेनिज्म से होता है ना, वो भी वो कौन सा मैकेनिज्म है हम लोग का, नेगेटिव फीडबैक। पहले हम लोग ने होम्योस्टेसिस देखा। होम्योस्टेसिस को कौन मेंटेन करता है, नर्वस सिस्टम एंड हम लोग का नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सेकंड उसका हम लोग ने प्रोसेस देखा कि कैसे होता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कैसे करते हैं। अभी हम लोग ने सिर्फ एक एग्जांपल देखा टेम्परेचर का। ओके, तो हम लोग का नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। अगर एंडोक्राइन का देखें तो पैंक्रियाज की अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इफ़ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन का सिक्रीशन होगा। ओके, इंसुलिन का सिक्रीशन होगा तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने की ट्राई करेगा। अगर कम हो जाता है तो ग्लूकोगॉन सिक्रेट होगा, तो जो भी हम लोग का स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजेंस होते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो ऐसे ही हम लोग की बॉडी होम्योस्टेसिस की स्टेट को मेंटेन करने की ट्राई करती है। बाय विच मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, राइट। सो मूविंग अहेड, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम लोग ने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो ऑलमोस्ट देख लिया, उसको शॉर्ट में अगर हम लोग देख ले तो अगर समझ लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा। एक इम्बैलेंस हुआ बॉडी में, ओके, तो वो क्या करेगा, शो अपोजिट एक्शन। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ओके, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। ओके, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा अपना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से। ओके, सो हम लोग ने इतना देख लिया कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की मदद से इतना सब कुछ होता है। व्हाट डज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म डू। ओके, सो हम लोग ने नीचे लिखा है इंड्यूसेस मोर। ओके, सो इसका मतलब क्या था, ये क्या भला है, ये कौन सी चीज़ है कि इंड्यूसेस मोर। इधर
अपोजिट एक्शन दिखाता है और इंड्यूसेस मोर। तो ये इंड्यूसेस मोर कैसे, कि क्या ज़रूरत क्या है इस चीज़ की, कि मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको और बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, इंड्यूसेस मोर। नो, अभी हर केस में हम लोग को, मतलब हम लोग की बॉडी में अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, हर जगह पे अपनी अपनी एक जगह एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की भी एक जगह पर रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल इन प्रेगनेंसी, ओके, प्रेगनेंसी में क्या होता है, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, कि समझ लीजिए लेबर का प्रोसेस, ओके, लेबर जब डिलीवरी होने वाली होती है, बेबी बॉर्न होने वाला होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। कैसे, कि समझ लीजिए लेबर हुआ, ओके, लेबर हुआ, ओके, वेट, लेबर हुआ, ओके, अब क्या होगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो यूट्रस होगा ना, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ओके, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा कि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन के बारे में हमको पता है ऑलरेडी कि ऑक्सीटोसिन क्या है, एक टाइप का एक हैप्पी हार्मोन टाइप है, हैप्पी हार्मोन के अंदर आता है, ओके। तो बट इट जस्ट डज नॉट गिव द इफेक्ट ऑफ हैप्पी हार्मोन्स, ओके। अदर हार्मोन्स भी है जो मिलकर एक पर्टिकुलर इफेक्ट शो करते हैं। सो जो इंडिविजुअल हार्मोन्स है ना, उसके अलग अलग इफेक्ट भी होते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन है उसका काम होता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में, ओके, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करने में। सो यूट्रस जो होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ओके। अब वो क्या करेगा कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हुआ, हम लोग का ऑक्सीटोसिन की वजह से। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो मोर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओके, मोर यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो यूट्रस के अंदर क्या होता है पता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ओके, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स मतलब क्या, कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हुई, मतलब वो यूट्रस एक तरीके से स्ट्रेच हो रहा है ताकि बेबी बाहर आ सके, ओके। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि स्ट्रेचिंग को सेंस करते हैं, कि एक टाइप के डिटेक्टर है कि वो स्ट्रेच को सेंस कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेचिंग हो रही है। तो उस वजह से क्या होगा कि वो क्या कहते हैं हम लोग, मोर ऑक्सीटोसिन की रिलीज को स्टिमुलेट करेंगे, मोर ऑक्सीटोसिन, ओके, मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज, ओके। स्ट्रेच पहले क्या हुआ, लेबर, लेबर कैसे इंड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करेगा। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यूट्रस के ऊपर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो स्ट्रेच को डिटेक्ट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे मोर ऑक्सीटोसिन। मोर ऑक्सीटोसिन होगा, मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, सिक्रीट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अपना जो लेबर है उस वो मेंटेन रहेगा। अगर थोड़ी देर के लिए अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ओके, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर बेबी को बाहर आने में प्रॉब्लम होगी, ओके, बराबर बाहर नहीं आ पाएगा वो, उसकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी, बेबी बॉर्न नहीं हो पाएगा, ओके। सो दिस इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ओके। एक बार बेबी डिलीवर हो गया, फिर से स्ट्रेच रिसेप्टर्स फिर अपना वो स्ट्रेचिंग सेंसेशन क्या बोलते हैं, सेंस करना बंद हो जाएगा, ओके। सो फिर ऑक्सीटोसिन की लेवल फिर से डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेच होना ही बंद हो जाएगा, तो फिर स्ट्रेचिंग सेंसेशन भी बंद हो जाएगी, एंड स्ट्रेच रिसेप्टर फिर कोई सिग्नल ही नहीं बचेंगे ऑक्सीटोसिन की रिलीज के लिए। सो इस तरह बंद हो जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्शन, एंड फिर से नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो आई होप सो आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड so let's end this video here. Thank you so much guys for watching this video. I hope so you understood and you got cleared all the concept. And stay tuned for the next video. Thank you so much guys. Goodbye.